दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में किसी ने सच ही कहा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन कभी-कभी कुछ ब्रांड समय की रफ्तार से भी तेज भागते हैं, इतना तेज कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी है माइक्रोमैक्स की। एक ऐसा नाम जो 2014 तक हर हिंदुस्तानी की जेब में था। एक ऐसा ब्रांड जिसने नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन इस ग्रैंड सक्सेस की शुरुआत किसी चमचमाती फैक्ट्री में नहीं, बल्कि चार दोस्तों के दिमाग में हुई थी। 1999 का साल था। राहुल शर्मा, राकेश अग्रवाल, सुमीत अरोड़ा और विकास जैन, ये चारों दोस्त कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने शुरुआत की माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर से। शुरुआत में ये कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं थी। इनका काम था टेलीकॉम कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस तैयार करना। उस दौर में भारत में पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस का बोलबाला था। माइक्रोमैक्स ऐसे वायरलेस डिवाइसेस बनाता था जिनमें सिम कार्ड डालकर बिना लैंडलाइन के कॉल किया जा सके। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन 2004-2005 आते आते हवा बदलने लगी। मोबाइल फोन सस्ते होने लगे, रिलायंस और एयरटेल ने कॉल रेट्स गिरा दिए और हर घर में खुद का मोबाइल आने लगा। माइक्रोमैक्स जिस समस्या को हल कर रहा था, वो समस्या ही खत्म हो रही थी। राहुल शर्मा को समझ आ गया था कि अगर अब कुछ नया नहीं किया तो ये दुकान बंद हो जाएगी। 2007 का साल माइक्रोमैक्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राहुल शर्मा वेस्ट बंगाल के एक दूर दराज गांव में गए हुए थे। वहां की स्थिति देखकर वो दंग रह गए। ना ढंग की सड़कें थीं, ना बिजली का कोई निशान। लेकिन एक चीज थी जो उनका ध्यान खींच रही थी, एक पीसीओ बूथ जो चालू था। जब राहुल ने हैरानी से पूछा कि बिना बिजली के ये कैसे चल रहा है, तो जवाब मिला कि ये एक ट्रक की बैटरी से चलता है। हर रात उस भारी भरकम बैटरी को 12-15 किलोमीटर दूर ले जाकर चार्ज किया जाता था, ताकि अगले दिन लोग बात कर सकें। ये देखकर राहुल के दिमाग में एक बिजली कौंधी। उन्हें समझ आया कि इंडिया के मास मार्केट को हाई एंड कैमरा या इंटरनेट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पावर और कनेक्टिविटी। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसकी बैटरी हफ्तों तक चले। जब वो लौट कर आए और अपने पार्टनर्स को ये आइडिया बताया तो सब डर गए। मार्केट में नोकिया का एक छत्र राज था। सैमसंग और मोटोरोला जैसे जाइंट्स लाइन में खड़े थे। माइक्रोमैक्स के पास ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, ना मोबाइल बनाने का अनुभव। लेकिन राहुल शर्मा एक जिद्दी सपने देखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी टीम को कन्विंस किया और निकल पड़ी चाइना की तरफ, एक ऐसी पार्टनर की तलाश में जो उनकी विजन को हकीकत में बदल सके। महीनों की मेहनत, कई सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स और लगातार टेस्टिंग के बाद 2008 में जन्म हुआ माइक्रोमैक्स X1i का। ये कोई स्टाइलिश स्मार्टफोन नहीं था, ये एक साधारण सा फीचर फोन था। लेकिन इसकी एक खूबी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस फोन का स्टैंड बाय टाइम 23 दिन था। जहां लोग हर रात फोन चार्ज करने की आदत डाल रहे थे, वहां माइक्रोमैक्स ने 1 महीने तक चलने वाला डिवाइस दे दिया। प्राइस रखी गई सिर्फ 2150 रुपए। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना एक बात है और उसे बेचना दूसरी। कोई भी बड़ा दुकानदार माइक्रोमैक्स के डब्बे रखने को तैयार नहीं था। नोकिया के सामने इसे कौन खरीदेगा, ये सवाल हर जगह पूछा जाता था। तब राहुल ने अपना पुराना नेटवर्क यूज किया। पीसीओ बिजनेस के टाइम से जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्हें विश्वास दिलाया गया। शुरुआत में सिर्फ 10,000 यूनिट्स मंगवाए गए थे। सबको लगा शायद महीनों लग जाएंगे इन्हें बेचने में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 10,000 फोन्स सिर्फ 10 दिनों में साफ हो गए, बिना किसी टीवी एड के, बिना किसी बड़े बिलबोर्ड के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। माइक्रोमैक्स को समझ आ गया था कि उन्होंने हिंदुस्तानी नब्ज पकड़ ली है। नोकिया उस समय 60% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता था। उनसे लड़ना यानी पहाड़ से टकराना था। माइक्रोमैक्स ने उनसे लड़ने के बजाय वहां फोकस किया जहां नोकिया सोता रहा था। उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग एक से ज्यादा सिम यूज करना पसंद करते हैं, एक फैमिली के लिए और एक सस्ते ऑफर्स के लिए। माइक्रोमैक्स ने ड्यूअल सिम फोन्स लॉन्च कर दिए। आज ये आम बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशन था। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने नीश मार्केटिंग शुरू की। जिन्हें म्यूजिक चाहिए था, उन्हें बड़े स्पीकर वाले फोन्स दिए। जिन्हें स्टाइलिश दिखना था, उन्हें क्वार्टी कीपैड और स्लिम डिजाइन्स दिए। जिन्हें सस्ता चाहिए था, उन्हें हर रेंज में ऑप्शन दिए। यहां एक और मास्टर स्ट्रोक था उनका, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। जहां बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को 1 से 2% मार्जिन देते थे, माइक्रोमैक्स ने उन्हें 4 से 5% देना शुरू किया। अब दुकानदार खुद आगे होकर कस्टमर को बोलता था, नोकिया छोड़ो, माइक्रोमैक्स लो, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं और बैटरी भी तगड़ी है। 2010 आते आते माइक्रोमैक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। जब दुनिया फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रही थी, माइक्रोमैक्स ने फिर से बाजी मारी।
एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन्स बहुत महंगे थे। एक आम आदमी के लिए 40-50 हजार रुपए खर्च करना सपने जैसा था। माइक्रोमैक्स ने 2010 में अपना पहला एंड्रॉइड फोन A60 सिर्फ 6,999 रुपए में लॉन्च किया। लेकिन असली धमाका हुआ 2012 में माइक्रोमैक्स कैनवस 2 के साथ। इसने प्रीमियम लुक, बड़ी स्क्रीन और फास्ट प्रोसेसर को अफोर्डेबल प्राइस में घर घर पहुंचा दिया। 2014 तक माइक्रोमैक्स का सुनहरा दौर था। अक्षय कुमार और हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन वुल्वरीन उनके लिए एड्स कर रहे थे। कंपनी की वैल्यूएशन 21,000 करोड़ पहुंच गई थी। और फिर वो दिन आया जब माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पिछाड़कर इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड होने का खिताब जीता। ये किसी भी इंडियन कंपनी के लिए गर्व का पल था। लेकिन जब आप चोटी पर होते हैं तो गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है। 2015 के आसपास चाइना के सस्ते और ताकतवर ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Oppo और Vivo ने इंडिया में कदम रखा। माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो खुद रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D नहीं करते थे। वो चाइना से फोन डिजाइन करवाते और यहां अपना थप्पा लगाकर बेचते थे। जबकि चाइनीज ब्रांड्स के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज थीं। वो हर 2 महीने में एक नया बेहतर फोन सस्ते में ला रहे थे। माइक्रोमैक्स वहां पिछड़ गया। और रही सही कसर पूरी कर दी रिलायंस जियो ने। 2016 में जब जियो आया तो पूरा देश 4G की तरफ भागा। माइक्रोमैक्स ने इस बदलाव को बहुत हल्के में लिया। उनके पास 3G फोन्स का ढेर लगा था, जबकि मार्केट को 4G चाहिए था। उनका स्टॉक फंस गया, सेल्स गिर गई और नुकसान करोड़ों में होने लगा। 2019 आते आते माइक्रोमैक्स का 22% मार्केट शेयर गिरकर 1% से भी कम रह गया। जो ब्रांड हर गली में दिखता था वो अब दुकानों से गायब हो चुका था। वैल्यूएशंस मिट्टी में मिल गईं। लेकिन क्या माइक्रोमैक्स खत्म हो गया? नहीं। आज माइक्रोमैक्स ने अपने आप को बदला है। वो अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। वो LED टीवीज, एयर कंडीशनर्स और वॉशिंग मशीन्स में अपना लक आजमा रहे हैं। राहुल शर्मा ने रिवोल्ट मोटर्स के साथ इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में भी एंट्री ली है। हालांकि स्मार्टफोन मार्केट में वापस पहले जैसा बनना नामुमकिन लगता है, लेकिन लावा जैसे ब्रांड्स ने दिखाया है कि अगर इंडियन ब्रांड्स क्वालिटी और सर्विस पर ध्यान दें तो वो सरवाइव कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ ऊपर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि ऊपर टिके रहने के लिए लगातार बदलते रहने का नाम है। माइक्रोमैक्स ने इंडिया को मोबाइल चलाना सिखाया, लेकिन शायद वो खुद टेक्नोलॉजी की रफ्तार को नहीं समझ पाए। फिर भी एक इंडियन ब्रांड का इतना ऊपर जाना हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी सीख है।